आप पार्टी संगठन जो हर चीज को कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है, राष्ट्रपति कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है। और पार्टी संगठन को आप देखिए तो अब तक 11 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हो चुके हैं, उसमें से केवल एक एससी कम्युनिटी के रहे, ओबीसी का एक भी आज तक नहीं रहा। जो है वो शिक्षा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा बिन मत गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया और वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक अशिक्षा ने किए इतने अनर्थ। तो जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी गरीबों की नहीं होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, तो कैसे नागरिक विकास करेंगे? और विकास नहीं करेंगे तो राष्ट्रवाद क्या होगा? बसपा, राजद, जदयू, जदयस है, द्रमुक है, इन सबको ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी ले लीजिए, टीएमसी को भी ले लीजिए, ये सब एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति की पार्टियां। पार्टी जो है, अब सम्यक पार्टी की बात करते हैं तो इसका संगठन भी लोकतांत्रिक है और विचारधारा भी लोकतांत्रिक है। संगठन की बात करें, कोई बपौती नीतीश कुमार जी की थोड़े है। जीतन राम मांझी जी ने भी वहाँ काम किया था जदयू में, तो जदयू पर अधिकार तो उनका भी है, मुख्यमंत्री पद पर भी उनका अधिकार है, तो वो तो विरोध करेंगे ही और ये सही बात है, उनको बने रहना चाहिए था। फिर एक जगह तभी आएंगे, एकता तभी बनेगी जब लोकतांत्रिक होंगे। यदि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति की पार्टी चलाएंगे तो एकता नहीं बननी। सपा में तो एक जाति के लिए लोकतंत्र नहीं है, तो ये कहाँ से लोकतांत्रिक हैं? हालांकि इनके कुछ मुद्दे, सपा के तो वो भी नहीं है, बसपा के कुछ मुद्दे लोकतांत्रिक थे, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी। उनके संगठन में लोकतंत्र नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद हो, जदयू हो, द्रमुक हो, इनमें लोकतंत्र नहीं है। कहा था कि हम न्यूनतम 50% पदों पर रखेंगे, वंचित समाज के ओबीसी एससी एसटी को रखेंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन आज तक आप खड़गे जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जानते होंगे। लल्लू जी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। इन दो नामों के अलावा आप नहीं बता सकते कि ओबीसी एससी एसटी का कोई कांग्रेस संगठन में ठीक पद पर हो। और खड़गे जी भी है, उनकी हालत आप देख लीजिए। कभी उनके साथ सम्मान से 20 नेता बड़े बड़े होते बसपा में, और मायावती जी को बचाने के लिए वो सब काम करते। 20 होते तो एक जेल में जाता या कहीं फंसते तो 19 तो बचाते, इनको ही फायदा होता। इसलिए डेमोक्रेसी रहनी जरूरी है, राष्ट्र के प्रति है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ इस समय खास मेहमान डॉक्टर राम सिंह सर। राम सिंह जी मूल रूप से सीतापुर के रहने वाले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया है स्वास्थ्य भूगोल में। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज एटा में। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में 3 साल रजिस्ट्रार रहे हैं और शिक्षक नेता भी हैं और सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में संगठन। तो सर आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद विवेन जी, आपको इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले तो हम बात करें कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई सर? एजुकेशन मेरी बेसिक और माध्यमिक तक की घर के पास ही कुछ दूर आसपास के एरिया में हुई है। उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के ही विभिन्न स्थानों से हुई है। उसके बाद पीजी और बीएड मेरा कानपुर से रहा है और पीएचडी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रही है। सर कोरोना के समय आपने सामाजिक कार्य, लोगों की हेल्प करी और हमने सुना है सर कि आप जरूरतमंदों को आज भी मदद करते रहते हैं। आखिर ये सब जो चीजें कार्य करते हैं, बहुत कम लोग सबकी हेल्प करते हैं या जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? अब प्रेरणा के 2 कारण हैं विवेन जी। एक तो है कि मेरे दादाजी जो थे, अभी नहीं है, वो भी सोशल वर्क करते थे। उनको विभिन्न कार्यों में जाते रहते थे आसपास के एरिया में। तो एक तो वहां से प्रेरणा मिली। मैं शुरुआत से ही लगाव था दादाजी के साथ और दादाजी मुझे ले जाते थे, तो उससे मुझे सीखने को मिला, एक वातावरण मिला, वहां से आया एक प्रेरणा। दूसरा, जब मैं पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने पढ़ाई की, तो
ये पता चला कि मेरा बिल्डअप या किसी भी व्यक्ति का बिल्डअप जो होता है, यानी वो निर्मित होता है, वो विभिन्न लोगों के सहयोग से होता है। जैसे कि देश के जो विभिन्न महापुरुष रहे हैं, उन्होंने देश के विकास में, सभ्यता के विकास में काम किया है, जिसके कारण आज मैं इस स्थिति में हूँ। तो ये सबका योगदान पास्ट का रहा है, और वर्तमान में हमारी पढ़ाई के लिए, कभी किसी सहयोग के लिए लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण आज मैं निर्मित हो पाया हूँ जिस स्थान पर हूँ। तो ये जब लोगों ने सामाजिक कार्य किया तो मैं बना हूँ। अब भविष्य में सभ्यता का विकास होता रहे, राष्ट्र का विकास होता रहे, इसलिए जरूरी है कि मैं भी सामाजिक कार्य करूं। तो ये जरूरी है, इसलिए किया जा रहा। अन्यथा यदि सामाजिक कार्य नहीं किए जाएंगे तो राष्ट्र और सभ्यता का विकास रुक जाएगा। तो ये हुआ। और जैसे शिक्षा के लिए काउंसलिंग तो चलती ही रहती है। तो काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं, हम पढ़ाते हैं, उनके अलावा भी जो इनको हम नहीं पढ़ाते हैं तो जरूरत पड़ती है तो उनकी काउंसलिंग करते हैं। कभी किसी की फीस की समस्या हुई, एडमिशन की समस्या हुई, इस तरीके से काम चलते रहते हैं। सोशल वर्क के साथ सर आप शिक्षक नेता भी हैं, शिक्षक नेता के साथ साथ एक आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। आखिर क्यों राजनीति में आना पड़ा? क्या वजह, क्यों आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? जब हम सामाजिक कार्य कर रहे थे या शुरुआत की थी, तो उसमें एक सामाजिक कार्य मैंने नहीं बताया था पहले। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई, कुछ हमारा जिस भर्ती के माध्यम से मैं नियुक्त हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करता है। उसमें विज्ञापन 46 से मैं हूँ। 47 में जो वंचित वर्ग के या आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनकी मेरिट ज्यादा जा रही थी रिटर्न की, और इतनी ज्यादा थी कि उनको मिनिमम मार्क्स दिए जाते तो भी वो सिलेक्ट हो जाते, जबकि उनको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया गया। तो वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे दर्शाते? तो ये उसके लिए हमने पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को, और जो उस समय सरकार में भाजपा थी तो उनके संगठन के लोगों को भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसके साथ एक था मानदेय शिक्षकों को परमानेंट किया गया, और वो पूरी तरीके से सरकार कर रही थी। अब उसमें कुछ खास वर्गों की भागीदारी ज्यादा थी, जबकि आप जानते हैं संविधान ने आरक्षण दिया, उसके अनुसार उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तो वो नहीं था। उसके लिए हम लोग कोर्ट गए, हमने भी योगदान दिया, और सब कई लोगों ने मिलकर करीब 5-6 लाख रुपए इकट्ठे किए, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका भी एक्सेप्ट नहीं की गई। तो मुझे लगा कि केवल सामाजिक कार्य से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, हम जहां पढ़ाते हैं वहां पर भी देखते हैं कि कई कार्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम छात्रों का भला करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। जैसे कि इस समय फीस की वृद्धि हो रही है, वो मेरे हाथ में नहीं है। पाठ्यक्रम है वो कुछ हमें गड़बड़ लगता है, जैसे उसमें वर्णवाद, विषमतावाद है, समतावाद कम है, तो वो कैसे सुधारा जाए, ये राजनीति से होता है। इसलिए हम राजनीति में आए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, और शिक्षक नेता उसी दौरान सोशल वर्क कर रहे थे, तो वहां पर भी कुछ कमियां लगी, तो हमने सोचा हम कुछ योगदान देते हैं, तो वहां पर भी गए। तो वो दोनों एक क्रम से हैं। आपने कहा जो शिक्षकों की जो किसी राजनीतिक समाज सेवा से काम, राजनीति में आने के लिए कुछ, राजनीति में आके कुछ हम कर सकते हैं, जैसे शिक्षकों का मानदेय हो, बात की आपने, फीस का जिक्र किया, तो आपको किसी एक रूलिंग पार्टी के साथ जाना चाहिए था, किसी अच्छी पार्टी के साथ जाना था, लेकिन आप सम्यक पार्टी से ही क्यों जुड़े? क्या ऐसा लगता है कि सम्यक पार्टी से, जो आपने जो कमियां बताई, क्या ये सम्यक पार्टी से संभव है? हाँ, ये अब सम्यक पार्टी नई है, 2018 में बनी थी। अब उसका संगठन कमजोर है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और भविष्य में होगा। अब जुड़ने का उसके साथ ही कारण ये था कि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। सम्यक पार्टी पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरी बात, वो उसकी विचारधारा भी अच्छी है, और संगठन, जैसे अब उदाहरण लेते हैं, जो जितनी पार्टियां मजबूत संगठन वाली हैं या रूलिंग पार्टी है, भाजपा की बात करें तो भाजपा सांगठनिक रूप में
लोकतांत्रिक है, कुछ पूरी तरीके से सांगठनिक रूप में भी लोकतांत्रिक नहीं है। आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे लोग कहते रहते हैं प्रधानमंत्री ओबीसी के, राष्ट्रपति जो है वो भी SC ST के बने, लेकिन आप पार्टी संगठन जो हर चीज को कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है, राष्ट्रपति कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है। और पार्टी संगठन को आप देखिए तो अब तक 11 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हो चुके हैं, उसमें से केवल एक SC कम्युनिटी के रहे, OBC का एक भी आज तक नहीं रहा है। तो ये जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखें, इस हिसाब से तो 11 हो गए, तो और बहुत सारे लगभग 40 या लगभग होने चाहिए, OBC SC ST वर्ग से आने चाहिए, तब तो होगा लोकतंत्र। इसलिए सांगठनिक लोकतंत्र नहीं। दूसरी बात, भाजपा की विचारधारा भी लोकतांत्रिक नहीं है। कैसे? एक तो वो धर्मवाद को प्रमोट करती है, धर्मवाद में वो उसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, तो वो हिंदुत्व की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए उसके अपोजिट आता है इस्लाम, तो उसका विरोध करती है। जबकि सारे मुस्लिमों को विरोध थोड़े किया जा सकता है। जैसे कि स्वतंत्रता के समय ही जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात की और मांगा, लेकिन उसी समय अब्दुल कय्यूम अंसारी जी थे जो जिन्ना का विरोध कर रहे थे। अब ये तो यहाँ के बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे विरोध कर सकते हैं? दूसरी बात, मुस्लिमों का भी एक बड़ा वर्ग, वो लगभग 85% पसमानदा जो आंदोलन चल रहा है वो क्लेम करता है, तो वो यहीं के मूल निवासी हैं, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि यहीं की है। भले ही वो इस्लाम में चले गए हैं, जो ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें, उसकी कमियों के कारण, अस्पृश्यता थी, भेदभाव था, खान पान साथ नहीं होता था, छुआछूत था, इसके कारण चले गए, लेकिन वो हैं तो यहीं के, उनके पूर्वज यहीं के मूल निवासी हैं। दूसरा, एक राष्ट्र के जो मूल 4 तत्व होते हैं, एक तो जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। उसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या है। जनसंख्या मजबूत होगी तभी हम राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और हम विदेशी ताकतों से भी लड़ पाएंगे जो हमें परेशान कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान या चीन हो। तो इनका जो एजेंडा रहता है राष्ट्रवाद का, वो पाकिस्तान विरोध और चीन विरोध तो कम करते हैं, पाकिस्तान विरोध ज्यादा रहता उस पर है, लेकिन नागरिकों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए काम नहीं करते। जैसे मूल जो है वो शिक्षा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा बिन मति गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया और वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक अशिक्षा ने किए इतने अनर्थ। तो शूद्र वही हैं आज के समय में जो वंचित हैं, वो शूद्र हैं। तो शिक्षा मूल है। और आज देखिए कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। सरकार भाजपा की 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और उसके पहले भी रही है, 10 साल से तो कंटिन्यू है, फिर भी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसके अलावा फीस भी बढ़ाई जा रही। तो जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी गरीबों की नहीं होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, तो कैसे नागरिक विकास करेंगे? और विकास नहीं करेंगे तो राष्ट्रवाद क्या होगा? राष्ट्र का विकसित कैसे होगा? तो एक तो ये भाजपा, दूसरी जो अब पार्टियां सामने बाकी हैं जो मजबूत संगठन है, जैसे सपा, बसपा, राजद, जदयू और जदयस है, द्रमुक है, इन सबको ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी ले लीजिए, टीएमसी को भी ले लीजिए, ये सब एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति की पार्टियां हैं और एक राज्य की तो ही है, एक राज्य से ज्यादा संगठन किसी का नहीं है। अब इस कारण से ये बढ़ नहीं पा रहे हैं और दूसरे को अवसर नहीं मिल रहा। दूसरे को अवसर नहीं मिल रहा, एक व्यक्ति या एक परिवार की है तो दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिल रहा। अवसर नहीं मिल रहा तो वो अलग पार्टियां बनाते जा रहे हैं। आप देखे होंगे इस समय लगभग 2810 पार्टियां रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में। और ये इतनी बनी क्यों है? क्योंकि एक ने बनाई अपनी व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी बना ली, तो दूसरे को अवसर नहीं मिला, उसमें क्षमता थी तो उसने दूसरी पार्टी बना ली, लेकिन उन्होंने भी फिर वही व्यक्तिवाद शुरू कर दिया। जैसे सबसे शुरुआत में उत्तर प्रदेश में बसपा कांग्रेस का विरोध करके बसपा बनी, भाजपा तो थी ही,
वंचित वर्ग से जो कहती है कि हम वंचित वर्ग की पार्टी हैं, उसमें बसपा बनी। बसपा में व्यक्तिवाद परिवारवाद था, और वो व्यक्तिवाद परिवारवाद सिर्फ मायावती जी से नहीं शुरू हुआ है, वो कांशीराम जी से भी शुरू हुआ है। कांशीराम जी जब थे तो उन्होंने अलीगढ़ के एक नेता थे, उनका सामान रोड पर फिकवा दिया, जो मंत्री जी थे। हाँ, मंत्री। तो वो ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आप अपने पार्टी के नेता को इंसल्ट करके रोड पर सामान फेंकवा दें। सोनेलाल पटेल वहां से निकले जब कांशीराम जी थे। एक और मौलिक अधिकार पार्टी है, उसका नाम कम सुनने में आता है, वो भी पहले ही निकल चुके थे वहां से। और मायावती जी बाद में सत्ता में आई तो उन्होंने, अब संगठन में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कार्य जो होते हैं, हिस्सेदारी वहां पर भी नहीं होती है, जिसके कारण बाद में और ज्यादा पार्टियां बनने की प्रवृत्ति रही है। अब इस कारण से ये दूसरी पार्टियां बनी, उनमें भी व्यक्तिवाद परिवारवाद था। जैसे अपना दल, बसपा से निकलकर अपना दल बना, अपना दल में भी व्यक्तिवाद परिवारवाद था, इसलिए वो 3 भागों में टूट गया, और वहां से भी निकलकर लोगों ने अलग पार्टियां बनाई। अब सब में व्यक्तिवाद परिवारवाद था। ये ऐसी ही सपा भी है। बसपा को तो फिर भी विचारधारा अच्छी है, सांगठनिक रूप में डेमोक्रेसी नहीं। सपा और राजद को ले लीजिए तो उनकी तो विचारधारा भी ठीक नहीं है। तो इस कारण से, और सम्यक पार्टी जो है, अब सम्यक पार्टी की बात करते हैं तो इसका संगठन भी लोकतांत्रिक है और विचारधारा भी लोकतांत्रिक है। संगठन की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हर पद पर 3 साल, एक कार्यकाल 3 साल का है, और अधिकतम 2 कार्यकाल तक कोई व्यक्ति रह सकता है। उसके बाद उसको हटना ही है, उस पद के लिए वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, संगठन का चुनाव। अब वो हटेगा तो बाद में उसके परिवार का व्यक्ति भी नहीं आएगा। अब इस कारण से वहां पर व्यक्तिवाद और परिवारवाद नहीं बनेगा। और भी प्रोविजन है, जैसे कि कोई भी कार्यकारिणी होगी तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति रह सकता है, वो जिला कार्यकारिणी या विभिन्न स्तर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उनमें। चुनाव जब लड़ने की बात आएगी तो चुनाव जो सांसद विधायक के चुनाव होते हैं उनमें भी एक परिवार से 2 से ज्यादा व्यक्ति एक समय में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये लिखा हुआ है। ये तो हो गई सांगठनिक डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए सम्यक पार्टी में अब तक 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, जबकि 18 में बनी थी। फिर विचारधारा की बात आती तो हमारी विचारधारा जो है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो शिक्षा का है, सबसे महत्वपूर्ण भी शिक्षा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही है, हमने पहले भी बात की। और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, रोजगार, समता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और इसके अलावा जैसे लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए, इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बने, उस राष्ट्रीय न्यायिक परीक्षा के माध्यम से जजों की भर्ती हो, अभी 200 परिवारों का ही कब्जा है। तो ये हमारे मुद्दे हैं और इन पर डिटेल बात हो सकती है, लेकिन अभी ये कारण थे सांगठनिक रूप में डेमोक्रेसी और विचारधारा में डेमोक्रेसी, इसलिए हमने सम्यक पार्टी। अध्यक्ष बदलने से विचारधारा नहीं बदलेगी? देखिए, अब आप उदाहरण देख लीजिए भारत के कि नीतीश कुमार जी, हाँ, वहां का एक पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर बदलते रहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रमुख जनरल सेक्रेटरी होते हैं और वो नीतीश कुमार जी हैं, वो परमानेंट अब अपना बने हुए हैं। और वो आप देख रहे होंगे हर 6 महीने में कूद कर दूसरी विचारधारा वाली पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो ये कैसी बात है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बदलने से भी तो विचारधारा बदल जा रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नहीं बदल रहा है वो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का। और भाजपा में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहा है, हर तीसरे चौथे साल को जो उनका टर्म निर्धारित है बदल रहा है, फिर भी उनकी विचारधारा स्टेब्लिश है, एक ही विचारधारा पर वो चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से विचारधारा नहीं बदलेगी। दूसरा एक कारण है कि मान लीजिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसने उसकी जो विचारधारा थी उसके हिसाब से पार्टी बनाई, अब बाद में दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वो तो पहले वाला बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए 100 लोगों को जोड़ चुका था, दूसरा आएगा शुरुआत में 10-20 लोगों को, पहले तो कम ही लोगों को जोड़ेगा। अब वो यदि अलग विचारधारा के लोगों को जोड़ रहा है तो पहले वाले 100 लोग मिलकर उसको हटा दें। और यदि वो विचारधारा वाले लोगों को जोड़ रहा है तो विचारधारा वाले लोग तो इसी में जुड़े रहेंगे। बाद में वो मान लीजिए लास्ट के टाइम में 2 महीने बचे तब गलत काम कर रहा है तो उसको हटा दीजिए, सारे लोग थोड़े चले जाएंगे, वो तो विचारधारा वाले जुड़े होंगे। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से
विचारधारा नहीं बदलेगी। ये गलत अफवाह कुछ लोग जो बने रहना चाहते हैं उन्होंने फैलाई है कि हम हट जाएंगे तो विचारधारा हमारी गड़बड़ हो जाएगी। नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री अपना देश में पहली बार हुआ कि किसी आदमी ने मुख्यमंत्री छोड़ के उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का मौका दिया। वहां क्या दिक्कत है? वो क्यों चले गए आपने विचार? तो वो जीतन राम मांझी आज क्यों अलग हो गए? देखिए, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ स्वार्थी होता है और स्वार्थी ही होता है विभिन्न चीजों में। तो जीतन राम मांझी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया, कुछ कारण से जब उन पर आरोप लगे तो उन्होंने बनाया, लेकिन जीतन राम मांझी जी बन गए तो वो चाहते थे बने रहे और उनका अधिकार था। उन्होंने पार्टी में काम किया था तो उनको बने रहना चाहिए था। आप फिर उनसे वापस क्यों ले रहे हैं? और उनका एक टाइम तक बने रहने दीजिए, फिर और को भी बदलिए। आप वापस ले लेंगे तो व्यक्ति तो कहेगा ही हमारा भाई हमें क्यों हटा रहे हो। कोई बपौती नीतीश कुमार जी के थोड़े है। जीतन राम मांझी जी ने भी वहां काम किया था जदयू में, तो जदयू पर अधिकार तो उनका भी है, मुख्यमंत्री पद पर भी उनका अधिकार है, तो वो तो विरोध करेंगे ही और ये सही बात है। उनको बने रहना चाहिए था। फिर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी कई बार रह चुके थे, फिर जीतन राम मांझी जी रहे, फिर कोई और आता तो जीतन राम मांझी जी को भी समस्या नहीं होती। जब नीतीश जी पहले बन ही चुके हैं इतने टाइम तक, फिर कैप्चर करना चाहेंगे तो जीतन राम मांझी जी विरोध तो करेंगे ही। आप और आपकी पार्टी, हमने अक्सर कर देखा है कि गठबंधन का विरोध करते हैं। गठबंधन के बिना अभी तक तो सरकारें नहीं बन पा रही हैं, ना स्टेट में ना केंद्र में। स्टेट में कुछ बन भी गई है लेकिन केंद्र में तो नहीं बन पा रही। केंद्र में बनी है सरकारें केंद्र में, लेकिन अभी तो गठबंधन से ही सरकार चल रही है। और गठबंधन का आप विरोध क्यों, जबकि आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो गठबंधन का क्यों विरोध कर रहे हैं? हम गठबंधन का विरोध एक्चुअली नहीं करते हैं। हम गठबंधन की जो विमर्श चलता रहता है, व्यक्तिवादी, परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां कहती हैं कि हम, जैसे कि सपा उत्तर प्रदेश में मजबूत है, बिहार में राजद मजबूत है, वहां द्रमुक मजबूत है और कांग्रेस कई कुछ राज्यों में और भारत भर में उसका स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि हम गठबंधन कर लें और गठबंधन करके सरकार बना लें। तो एक तो बात यह है कि 1977 में और 1989 में 2 बार गठबंधन सफल हुआ है, इसके अलावा सफल नहीं हुआ है मजबूत पार्टियों का गठबंधन। भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि वहां पर भाजपा या कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी थी और बाकी उसने पसंगों को जोड़ लिया, जिसके कारण वो सफल हुई है। मेजर पार्टियों ने जब बनाए हो, मेजर भूमिका में रही हो पार्टियां, तब सफल नहीं हुई। दूसरी बात, ये लोग जब गठबंधन करेंगे तो आम जनता को या जो नेतृत्व उभर कर आ रहे हैं उनको अवसर नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए सपा, बसपा, राजद, जदयू और द्रमुक का गठबंधन करके वो केंद्र की सरकार बनाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री पद और जिसको महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री या किचन कैबिनेट कह लीजिए, यही लोग ले लेंगे। और बाकी लोग क्या करेंगे? जिन्होंने पार्टियां आज नहीं बनाई है लेकिन उनमें क्षमता है राजनीति करने की, नेतृत्व करने की, वो लोग कहां जाएंगे? उनके लिए तो कभी स्पेस नहीं बनेगा। इसलिए व्यक्तिवादी, और यही नहीं, जितनी पार्टियां राज्यों में जब बनने की बात आएगी तो मुख्यमंत्री खुद बन लेंगे और केंद्र की कैबिनेट। और ज्यादा पार्टियां होंगी तो ज्यादा विकल्प भी तो होंगे ना, तो दिक्कत क्या है? ज्यादा पार्टियां तो ज्यादा विकल्प होंगे। पहले जो क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक पार्टी हो फिर वो गठबंधन करे। मान लीजिए 4 लोकतांत्रिक पार्टी हो या 2 हो, वो आपस में गठबंधन कर ले तो चलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी ही हो, उसमें देश में 4 लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, एक भाजपा सीमित वाली है, पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी 2 बन जाए, वो कर ले। अब विकल्प ज्यादा होंगे, उसमें समस्या ये है, जब हम वंचित बहुसंख्यक पसमानदा समाज की बात करते हैं, जो वंचित समाज की पार्टियां सपा बसपा अपने को क्लेम करती हैं, हालांकि वो है नहीं, वो तो एक व्यक्ति या एक परिवार के पार्टियां हैं। तो ये जब कहती हैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स या वंचित समाज की पॉलिटिक्स खड़ी करने की बात करती हैं, तो उनमें इतनी ज्यादा पार्टियां, 2810 पार्टियां हैं, उसमें कम से कम 2200 पार्टियां यही वंचित बहुसंख्यक पसमानदा समाज की होंगी। अब इतने भागों में जब वोट बटेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सत्ता में नहीं आएंगी, और जिनकी विचारधारा और जिनमें लोकतंत्र नहीं है, भाजपा में सीमित लोकतंत्र है और विचारधारा ठीक नहीं है, वही सत्ता में आएंगे। फिर कांग्रेस आएगी, फिर कुछ दिन के लिए आम आदमी पार्टी से कुछ एरिया के लिए आ जाएगी, मतलब ये लोग आ ही नहीं पाएंगे, वोट बट जाएगा। और इसीलिए
भाजपा को वोट कितना मिलता है? 2019 में कुछ 37% वोट मिला था, 2024 में कुछ 42-43% कुछ वोट मिला है। बाकी वोट सारा बट गया, कांग्रेस में बटा, कांग्रेस भाजपा का विरोध कर रही, उसमें गया, बसपा में गया, थोड़ा सपा में गया। यदि ये लोग एक जगह और होते तो भाजपा थोड़े जीतती, उस जिसकी विचारधारा ठीक नहीं है, तो ये लोग जीतते। और ये जीतेंगे तभी जब, और ये एक जगह तभी आएंगे, एकता तभी बनेगी जब लोकतांत्रिक होंगे। यदि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात की पार्टी चलाएंगे तो एकता नहीं बननी है। मतलब आपकी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है? यहां पर मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे तो ये लोग लोकतंत्र का राग अलापते रहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र को नष्ट कर रही, संविधान को नष्ट कर रही है। लेकिन भाजपा में 3 वर्ण, यानी जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार आते हैं, हालांकि वर्तमान में वो अप्रासंगिक हो गए, लेकिन समाज में उसका प्रभाव है, इसलिए बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ भी उसमें हैं, उनको हिस्सेदारी मिली हुई है सांगठनिक रूप में। सपा में तो एक जाति के लिए लोकतंत्र नहीं है, तो ये कहां से लोकतांत्रिक हैं? हालांकि इनके कुछ मुद्दे, सपा के तो वो भी नहीं है, बसपा के कुछ मुद्दे लोकतांत्रिक थे। वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी उस समय। उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी सरकारें रही उनमें सबसे अच्छी बसपा ने चलाई, लेकिन संगठन नहीं चला पाए। संगठन नहीं चला पाएंगे तो आप सरकार में नहीं आएंगे, तो सरकार क्या चलाएंगे, तो लोगों का भला क्या होगा? तो ये लोग, इनके कुछ मुद्दे तो लोकतांत्रिक हैं, संगठन में लोकतांत्रिक नहीं है। और संगठन में जो भी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होगी वो धीरे धीरे मुद्दों में भी लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगी, क्योंकि मुद्दे सबके उठने चाहिए किसी भी पार्टी के माध्यम से। और जिस पार्टी में जिस वर्ग के लोग नहीं होंगे वो मुद्दे उस पार्टी के माध्यम से नहीं उठेंगे। जैसे कि सपा में यादवों के कंट्रोल में है, सफाई परिवार के, और कुछ बाकी संगठन यादवों के कंट्रोल में है, वो अपर ओबीसी में आते हैं, तो आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा वहां से उठता ही नहीं है। बसपा जाटव के कंट्रोल में है, तो वहां एससी वर्गीकरण का भी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सरकारें कर सकती हैं, राज्य सरकारें, तो उसका विरोध बसपा ने किया। इसी तरीके से कांग्रेस में अपर ओबीसी और सामंतवादी वर्णवादी लोग हैं, तो उनके मुद्दे उठते हैं। आपका कांग्रेस भले ही आज सामाजिक न्याय की बात कर रही हो, लोकतंत्र संविधान की बात कर रही है, लेकिन वहां संगठन लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए वहां पर भी आरक्षण के वर्गीकरण का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कहां बात करते हैं, वो मुद्दे उठते नहीं हैं। तो ये लोग कुछ लोकतांत्रिक हैं, इनसे ज्यादा तो भाजपा लोकतांत्रिक है। आप हर 3 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज बदलने की बात करते हैं। जब 3 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज बदल जाएगा तो जो लोग बदल जाए, जो पद बदल जाए, फिर तो वो खाली हो जाएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? हाँ, देखिए, पहली बात तो किसी भी पार्टी के संगठन में बहुत सारे पद होते हैं। एक तो मेन स्ट्रीम बॉडी होती है, इसके अलावा अनुषांगिक संगठन होते हैं। अनुषांगिक संगठन 10, 12, 15, 20, 25 तक होते हैं। जैसे जैसे संगठन बढ़ता है अनुषांगिक संगठन भी बढ़ा लेते हैं। आज भाजपा के तो मुझे लगता है 25-30 के ऊपर अनुषांगिक संगठन होंगे, सबके नाम भी मुझे नहीं याद है। तो वहां पर रह सकते हैं अलग अलग पद पर। जब एक पद से हटेंगे तो दूसरे पद पर चले जाएं, मेन बॉडीज के लोअर पद से हटें तो अनुषांगिक संगठन के अपर पद पर चले जाएं, फिर वहां से कभी उसमें आ गए। इसके अलावा जब मान लीजिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंच गए या फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 3 थे और अच्छा काम कर रहे थे 3, तो नहीं बन पाए, तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर भी 6 साल से ज्यादा रहना नहीं, उस स्थिति में समस्या आ सकती, तो उसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, ठीक है, उसके बाद नहीं बन पा रहे हैं तो बिना पद के रह सकते हैं सक्रिय सदस्य के रूप में, लेकिन उनको पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जब वो सत्ता में पार्टी आएगी तो लोगों, जो उसकी विचारधारा लोकतांत्रिक है, उसके माध्यम से काम होंगे। जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
सम्यक पार्टी का मेन एजेंडा है। अब किसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके 2 बच्चे थे, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसकी फीस कम से कम 50,000 जाएगी, 2 बच्चे हो तो। अब 50,000 वो हर साल दे रहा है। इससे अच्छा है कि सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा मिले और वहां वो पढ़ाए बच्चों को, तो उसके 50,000 बचेंगे। ये एक बड़ी बात है। आज वो दे रहा है प्राइवेट स्कूल में, उसके 50,000 का हर साल घाटा हो रहा है। इस तरीके तो उसको यहाँ रहना चाहिए सक्रिय सदस्य के रूप में, और भविष्य में वो काम करता रहेगा तो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिल जाएगा, तो वहां पर रहे। और बिना पद के इतना लाभ हो रहा है। और ये हमने शिक्षा की बात की, वो स्वास्थ्य सुविधाएं, उस पर पैसा उसका जो खर्च होगा। फिर हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार भी हमारे एजेंडे में है। रोजगार मिल जाएगा तो उसको इनकम होगी, तो पद ना हो। और मूल तो यही है कि हमारे काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीजें हों। और हमारा मूल यानी लक्ष्य वो नहीं है कि संगठन एक माध्यम है, जिस साधन है जिसके माध्यम से हम साध्य को प्राप्त करें। आप संगठन की बात कर रहे हैं, 8 साल लगभग हो गए आपकी पार्टी को। 2018 में लगभग पार्टी 2018-17 में बनी थी। 8 साल में आपका संगठन नहीं अभी तक खड़ा हो पाया, और आप संगठन को बनाने की, संगठन में बहुत सारी क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं। पूरे देश में संगठन खड़ा करना कब तक खड़ा हो पाएगा? देखिए, अभी तक जो राजनीति का विमर्श देश भर में चल रहा है वो अलग तरीके का चल रहा है। हमारी विचारधारा अलग है। जैसे कि जातिवादी राजनीति का विमर्श चल रहा है। सपा बसपा बनी, ये तो मजबूत संगठन हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां जदयू और राजद है। इसके बाद जो पार्टियां बनी, इन लोगों ने जातिवाद किया। इस कारण से जो नई पार्टियां बनी वो विमर्श करती हैं हम अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और वो विमर्श आज भी प्रिवेल्ड है, मतलब वो अभी भी मजबूत है, चल रहा है। तो हर कोई अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। हर जाति, चाहे वो मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी हो, निषाद हो, लोधी हो, प्रजापति हो या पाल हो, हर कोई कह रहा है हम अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो संभव नहीं है। इसके अलावा वर्तमान राजनीति पैसे की है, तो जिनके पास पैसा है, जिन्होंने रखा है, जैसे जो वर्णवादी सामंतवादी पार्टियां हैं, उनके पास तो उनके लोग भी मजबूत हैं, इस वजह से आ जाता है। जैसे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनके पास वहां से फंडिंग आ जाती है, लोग भी मजबूत हैं और इनका अब मजबूत संगठन हो चुका तो उद्योगपति भी फंडिंग कर देते हैं। इसके अलावा सपा बसपा, इन्होंने एक तो थोड़ा मजबूत है इसलिए फंडिंग आ जाती है, मास फंडिंग, और इन्होंने करप्शन से भी पैसा कमाया है। तो उसके कारण लोगों को भी देते हैं चुनाव के टाइम। उसके अलावा संगठन खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे कहीं वो जाना है फील्ड में मीटिंग करने तो पैसे की जरूरत है। तो इन 2 कारणों से, एक तो पैसा और दूसरा जातिवादी विमर्श के कारण, वंचित समाज में हर जाति कहते हैं हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये विमर्श प्रिवेल्ड है। हम अभी काम शुरू किए हैं 2018 में, हमारे पास लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए कोई पैसा लगाना नहीं चाहता ज्यादा, दूसरी बार लगाना भी नहीं चाहिए। तो पैसा है नहीं, अब लगाना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि एक व्यक्ति से मान लीजिए हम फंडिंग ले लें 50 करोड़, तो फिर वो 50 करोड़ इसलिए देगा कि बाद में पार्टी विचारधारा उसके अकॉर्डिंग चले, और वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले हैं, तो वो फंडिंग हमें देगा नहीं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा किसी एक व्यक्ति से फंडिंग लेनी नहीं। दूसरी बात, पार्टी लोकतांत्रिक है, तो मान लीजिए किसी के पास है भी, या पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, या दूसरी रहे, या तीसरे अभी हैं, या भविष्य में कोई आएगा, तो जब उसके बेटे के नियंत्रण में पार्टी नहीं रहनी, उसके परिवार के नियंत्रण में नहीं रहनी, तो वो सारा पैसा क्यों लगाएंगे? ये तो सबकी पार्टी है, लोकतांत्रिक है, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे
तब आएगा। और जब ये तब होगा, मास फंडिंग तब होगी जब हम अपनी विचारधारा प्रसार कर पाएंगे, जो कि जातिवादी राजनीति के प्रमोशन के कारण, परिवारवादी राजनीति के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। काम कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने की दर कम है। जैसे जैसे 1 से 2, 2 से 4 वाली है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ने की, मजबूत होने की दर भी बढ़ेगी। जैसा कि आपने पैसे की बात की, और राजनीति में बिना पैसे के आप संगठन में जाए। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके साथ कोई पैसा लगाने को थे, लेकिन आप पूरे देश में संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जब पैसा नहीं है, कोई एक आदमी पैसा नहीं लगा रहा, फंडिंग भी नहीं आ रही आपकी विचारधारा वाली सभी को, तो किस तरह से आप पूरे देश में अपने संगठन को फैलाएंगे? देखिए, वर्तमान राजनीति तो पैसे की है, लेकिन राजनीति पैसे से नहीं होती है। राजनीति समाज सेवा है, और यदि पैसे से राजनीति होती तो भाजपा को, वर्तमान में भाजपा के अलावा किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इवन अखिलेश यादव जी और बसपा हो, राजद हो, जदयू, इनको नहीं करनी चाहिए राजनीति, बंद कर देनी चाहिए अपनी। लेकिन उनकी राजनीति चल रही है, इसका मतलब बात विचारधारा की है। और हमारी विचारधारा सबसे अच्छी है। पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी सांगठनिक रूप में भी पूर्ण लोकतांत्रिक है और विचारधारा में भी लोकतांत्रिक है। इसलिए विचारधारा चलेगी। जिन लोगों को ये अच्छा लगेगा, हम लोगों तक जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, एक साथ तो सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, वो लोग समझेंगे, जुड़ेंगे, तो उनके माध्यम से लोग जुड़ जाएंगे, तो वो फंडिंग भी करेंगे, मास फंडिंग भी करेंगे, और उसके माध्यम से होगा। और मेनली पॉलिटिक्स तो जनाधार की होती है, पैसे की थोड़ी होती है। जनाधार आपके पास हो, एक भी पैसा ना हो, आप कोई भी चुनाव जीत लेंगे। तो इसलिए हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, पूरे देश में लोग आएंगे जो अच्छे लोग हैं और अच्छी विचारधारा, अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो आप धीरे धीरे बढ़ेगा। और वो देख भी रहे हैं आप, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम करीब 17-18 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुछ वहां पर संगठन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी है, तो बिहार में भी है, तो बढ़ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि संगठन बढ़ रहा है, लेकिन एक जनता का सवाल है जो आज हम इस पॉडकास्ट में आपसे पूछ रहे हैं, और कई सारे में सोशल मीडिया पे देखा, लोग आप सवाल करते हैं आपसे। आप कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं करते, कोई आंदोलन नहीं करते, किसी मुद्दे को लेके आप विरोध तो करते हैं, लेकिन कभी किसी मुद्दे को लेके सड़क पे नहीं उतरते। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं? विरोध तो करते हैं लेकिन आंदोलन नहीं कर रहे, और बिना आंदोलन की राजनीति भी नहीं चलती है। नहीं, बिना आंदोलन के राजनीति तो चलेगी, लेकिन आंदोलन भी किए जाएंगे। देखिए, हम जो राजनीति खड़ी करना चाहते हैं, वो राजनैतिक रूप, आदर्श रूप में उसको कहेंगे कि राजनैतिक रूप में वंचित लोगों की पार्टी खड़ा करना चाहते हैं। अब राजनैतिक रूप में वंचितों को परिभाषित करें तो हम बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज कह सकते हैं, उसको और नीचे आए तो ओबीसी एससी एसटी कह सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आइडियल नेम नहीं है जो हमारी विचारधारा है वो। तो ये लोग देखिए, हमारे देश में जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, वही शैक्षिक रूप में वंचित हैं, वही राजनीतिक रूप में वंचित हैं। ये तीनों खांचे, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक खांचे 95% से ज्यादा सन्निपातित कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये लोग कमजोर हैं, वंचित हैं, पैसे में, राजनीति में, शिक्षा में वंचित हैं, तो मजबूत नहीं है। और सत्ता में इस समय मजबूत लोग हैं जो वर्णवादी हैं, सामंतवादी हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ये सत्ता में हैं। तो हम कोई सीधे, अभी हमारा संगठन कमजोर है, जैसा कि अभी बात हुई, तो कमजोर है तो सड़क पर सीधे उतरेंगे तो हमें उठाकर जेल में बंद कर देंगे, हम जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा कि आप देखेंगे भी, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने बिहार में जो बारह लेनिन है, उन्होंने सीधे सड़क पर उतरे, संगठन नहीं बनाया, उन्होंने संगठन मजबूत नहीं खड़ा किया, सीधे राजनीति में उतर आए। तो क्या हुआ, उस समय जो कांग्रेस थी उसने उनकी खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनकी शहादत हो गई। यदि वो पहले संगठन खड़ा करते, उसके बाद रोड पर उतरते, तो क्या होता, आज वो
उनकी विचारधारा प्रिवेल्ड होती और वो सत्ता में उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी होती, उनके लोग होते, जिन लोगों की वंचित समाज 90% समाज की वो बात कर रहे थे, वो लोग सत्ता में होते। हम कांशीराम जी, बाबू जगदेव प्रसाद जी से ज्यादा राजनीति जो कांशीराम जी ने खड़ी की वो सफल रही। कांशीराम जी ने क्या किया, वंचित, उन्होंने कहा भी था कि हम वंचितों की राय को खड़ा कर रहे हैं, तो हम इनको यदि हम सीधे रोड पर उतार देंगे तो क्या होगा, हम मारे जाएंगे, हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। तो हम संगठन खड़ा कर लेंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे तो हम ज्यादा दिखेंगे और सत्ता में पहुंचेंगे और हम अपनी अकॉर्डिंग नीतियां बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसमें है, हम जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो जो लोकतांत्रिक तरीके हैं विरोध के वो करेंगे, जैसे ज्ञापन देना या प्रतीकात्मक रूप में विरोध प्रदर्शन करना। हम इतना नहीं करेंगे कि नहीं सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है प्रदर्शन करने की तो भी किए जा रहे हैं, अनुमति ले लेंगे, या फिर बिना अनुमति के प्रदर्शन करेंगे भी तो सीमित रूप में, ताकि हमारे लोग परेशान ना हो, और हम संगठन बनाएंगे, फिर सत्ता में पहुंचेंगे और फिर हम अपने अकॉर्डिंग नीतियां, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उन पर बनाएंगे और वो फिर लागू करेंगे, तो उससे भला होगा। क्या मुख्य एजेंडे हैं आपके पार्टी के, जो मुख्य एजेंडे हैं जिनको आप सत्ता में आने वाला लागू करना चाहिए? शॉर्ट में पहले बात हुई भी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो शिक्षा, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 2 सुविधाएं। इसके बाद रोजगार है, समता समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और भ्रातृत्व देश में बढ़े, पर्यावरण ठीक हो, आपसी भाईचारा, और जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट है, लेटरल एंट्री बंद हो, और उच्च न्यायपालिका में जो 200 परिवारों का कब्जा है वो खत्म कैसे होगा। जब संविधान बना था तभी बात की गई थी कि वहां पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनेगा। राष्ट्रीय, तो हमारा वो एजेंडा है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएंगे, उसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक परीक्षा होगी और उसके माध्यम से जज भरे जाएंगे पूरे उच्च न्यायपालिका से नीचे तक। इसके अलावा आरक्षण का वर्गीकरण, उसमें ओबीसी का भी और एससी का भी आरक्षण का वर्गीकरण। इसके अलावा भर्तियां सारी लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, कोई इंटरव्यू नहीं। इसके अलावा जो भर्ती बोर्ड होंगे वो भी लोकतांत्रिक होने चाहिए, यानी अभी क्या करते हैं कि उसको करने के लिए एससी का एक रख दिया, एक ओबीसी का रख दिया, बाकी ज्यादा हो गए एक वर्ग के, जिसके कारण वहां पर पक्षपात होता है। तो हर वर्ग से एक एक होना चाहिए, तब लोकतांत्रिक होगा। अनारक्षित हो, पिछड़ा हो, एक अति पिछड़ा हो, एक दलित हो, एक अति दलित हो, एक आदिवासी हो, उसमें भी महिलाएं भी होनी चाहिए, धार्मिक अल्पसंख्यक भी होने चाहिए। ये मुद्दे हैं और भी हैं। जैसे एक मुद्दा है कि हम जिले की सरकार बनाएंगे, जो हमारे पंचायती राज अधिनियम में कहा गया था कि हम, उसमें कहा गया है कि जिले की जो लोकल हैं बॉडीज, उनको मजबूत करेंगे। उसमें ग्राम प्रधान को तो मजबूत किया गया है, ग्राम पंचायत को, लेकिन जिले की सरकार को मजबूत नहीं किया गया है। हम उनको मजबूत करेंगे। उनका चुनाव पहले तो जिला प्रमुख जो होता है उसका बॉडी का, वो उसका डायरेक्ट चुनाव हो, जिले की सरकार होगी, उसके हम टैक्स करके स्रोत अलग कर देंगे ताकि वो स्वतंत्र रूप में काम कर सके उसमें। और उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा तक, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा उनके अधिकार में होगी, काश्तकारी के जो हैं अधिकार उनके पास होंगे, और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके अधिकार में हों। इस तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र बताए जाएंगे कि वो उनके हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे, जैसे सामाजिक क्षेत्र में है, सामाजिक न्याय में हम अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करेंगे। हालांकि ये होंगे तभी, बाकी जो हमने अभी तक डिस्कस किया, जैसे राजनीतिक रूप में मजबूत हो जाएंगे, शैक्षिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, तो गत्यात्मकता आएगी, तभी अंतरजातीय विवाह बढ़ेंगे। लेकिन और पारंपरिक जातियां टूट जाएंगी तो अंतरजातीय विवाह होंगे, लेकिन हम प्रमोट भी करेंगे अपनी ओर से। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके पार्टी के मुख्य एजेंडे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो किस तरह से आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करेंगे? क्या आपके पास ऐसी पॉलिसी है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों को बेहतर करें? देखिए, शिक्षा में
हमारा जो वर्तमान कमियां हैं, हम जैसे प्राथमिक स्कूल उदाहरण के साथ समझते हैं। प्राथमिक स्कूल में किसी में एक शिक्षक है, किसी में 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षाएं होती हैं सरकारी स्कूलों में, तो वहां पर 6 शिक्षक रखेंगे ताकि अलग अलग कक्षा के पाठ्यक्रम को अलग अलग टाइम पर पढ़ाया जा सके। अदरवाइज 2 क्लासेस को मिक्स करेंगे या 3 क्लासेस को मिक्स करेंगे तो गुणवत्ता तो खराब होनी ही है, क्योंकि 2 क्लास का अलग पाठ्यक्रम होता है, उसको साथ में पढ़ाएंगे, गुणवत्ता जाएगी। इसके अलावा तो 6 शिक्षक होने चाहिए ताकि 5 पढ़ाएं और 1 अदर वर्क कर सके, अल्टरनेटिवली पढ़ाएं और काम करें। इसके अलावा हम पढ़ाना अलग अलग है तो कमरे भी होने चाहिए, 5 तो होने चाहिए, और रसोई और अलग होनी चाहिए। फिर जो ये मध्याह्न भोजन वाली व्यवस्था ये ठीक नहीं है, उसके लिए डीबीटी होनी चाहिए, डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर हो और गुणवत्तापूर्ण भोजन वो घर से भेजे। इसके अलावा विभिन्न समितियों ने सुझाव दिया है 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे टोटल जीडीपी का। इसके अलावा जैसे हमने कहा लिखित परीक्षा सारी होंगी, तो सारे शिक्षकों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, यूनिवर्सिटीज तक सारे भर्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी, केवल इंटरव्यू पूरी तरीके से खत्म। इसके अलावा एक पूरे देश में सिस्टम ही खराब है कि शिक्षा में जरूरत कम लोगों की है राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन वहां सीट आवंटित की हुई है अनगिनत पैसे लेकर। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक कितने औसतन भर्ती किए जाते होंगे, 10-15 हजार, लेकिन बीटीसी की सीट 2 लाख के ऊपर है। तो वो बेरोजगार तो घूमेंगे ही और उनका 2 साल खराब होता है। एक युवा का 2 साल खराब हो जाए, ये राष्ट्र को कितनी बड़ा नुकसान है। तो जनगणना होती है, उसके आधार पर अनुमानित कर लीजिए हमें इतने प्राइमरी में बच्चे आएंगे तो इतने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, तो इतनी सीटें बीटीसी को दी जानी चाहिए। बीए की हर किसी के पास ज्यादा लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती, बांटी पड़ी हैं, तो बेरोजगार घूम रहे हैं। जबकि तकनीकी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तो वहां से लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार करेंगे। शिक्षा का आधुनिकीकरण करेंगे आप? हाँ, आधुनिकीकरण, उसमें शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीकी लाएंगे जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण हो। इसके अलावा हम इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाएंगे ताकि वहां पर ऊपर से लेकर सेक्रेटरी लेवल से नीचे तक उसी के माध्यम से भर्ती हो और शिक्षा की जो डिग्रियां हो वही लोग इनमें काम करें। नहीं तो जो शिक्षा की डिग्री नहीं है, जैसे बीटेक के लिए हुआ है, वो भी शिक्षा में का सचिव बना हुआ है, तो ये गलत है। इसी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं में हम 12% जीडीपी का स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करेंगे, विभिन्न समितियों ने सुझाव भी दिया है। इसके अलावा मेन है कि हम हर गांव में एक क्लिनिक खोलेंगे सरकारी, जिसमें एक डॉक्टर हो और एक उसका सहायक हो जो विपरीत लिंगी हो, ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम भी चल सके, ताकि वो संकोच ना करें। अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति उसकी 1 दिन की मजदूरी जाती है, जब वो दूर लेने जाता है दवाएं तो घर से पीएचसी या सीएचसी पर जाए, और बीमारी में जाना तो साथ में एक और जाएगा, 2 की खराब होगी। एक चलो बीमार है, एक और तो जा ही रही है। या फिर झोला छाप के पास जाएंगे तो झोला छाप से फिर वो और बीमार होंगे, गलत तरीके से दवाएं देंगे, तो ये सुधारना है। इसके अलावा सीएचसी हर ब्लॉक में एक होनी चाहिए, हालांकि हो गई है, नहीं जिनमें नहीं है उनमें हम व्यवस्था करेंगे और वहां पर हो। फिर डॉक्टर के लिए सुविधाएं जो होनी चाहिए, हर पीएचसी पर सीएचसी पर रेसिडेंशियल बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, लेकिन उसमें आवास भत्ता कटने के बावजूद लोग डॉक्टर्स रहते नहीं, स्टाफ नहीं रहता। उसका कारण है कि गांव में गुणवत्ता, मेन चीज जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। वो हो जाएगी तो वहां पर रुकेंगे। हम शुरुआत करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो पहले बात कर ली, वो होगी तो रुकने की दशाएं हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, पढ़े लिखे वर्ग को अशिक्षित या अर्धशिक्षित के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो हम ब्लॉक हेडक्वार्टर पर बना लेंगे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, वहां रुके। लेकिन धीरे धीरे सबका अधिकार इन चीजों पर है, तो धीरे धीरे एक्सपेंशन करेंगे, तब पीएचसी पर भी रहें। इसके अलावा इंडियन हेल्थ सर्विस भी होनी चाहिए, जहां पर जो सचिव से लेकर नीचे तक होते हैं वो उसी के माध्यम से भर्ती किए जाएं और वहां पर रहें।
तो ये मेन इसमें स्वास्थ्य में है। रोजगार में हम एक तो शिक्षा को प्रमोट करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को प्रमोट करेंगे। तो आज जो कृषि पर दबाव है, आप छिपी बेरोजगारी है या अर्ध बेरोजगारी है, वो खत्म होगी, क्योंकि वहां से लोग शिक्षा लेकर अलग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री में शिफ्ट होंगे। तो वहां पर दबाव बढ़ेगा, तो किसानों की भी इनकम बढ़ेगी और कृषि को व्यवसाय का दर्जा दिया जाएगा, उससे फायदा होगा। इसके अलावा हम कृषि जो के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट करेंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है और उसमें श्रम गहन होती हैं। वो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो श्रम गहन नहीं होती हैं, तो उसको प्रमोट करेंगे जिससे ज्यादा लोग उसमें रोजगार पा सके। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा आएगी तो लोग खुद रोजगार करेंगे। खुद रोजगार करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को खुद रोजगार देंगे, जो नौकरी ढूंढने के बजाय खुद देंगे नौकरी देने का। तो उससे और सारी चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। ये तो आपके पार्टी के एजेंडे रहे, लेकिन आज वर्तमान में देश में जब राजनीति की बात होती है तो सामाजिक न्याय की बात बहुत जोरों शोरों से, खासकर विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सामाजिक न्याय की जो आज देश में आवाज उठ रही है, मांग उठ रही है? देखिए, सामाजिक न्याय जो है वो कैसे तय होता है। जैसे हमने ज्योतिबा फुले जी का कथन बताया था कि शिक्षा बिना मति गई, और वो पूरा था। तो शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा, सत्ता और अर्थ, इन तीन चीजों से तय होता है कि किसी के साथ सामाजिक व्यवहार कैसा होगा। सत्ता और अर्थ से ही तय होता है, लेकिन उसका भी आधार शिक्षा है। तो इन तीन चीजों से तय होता है। अब ये कैसे व्यवस्था होगी? जो वर्णवादी पार्टियां, सामंतवादी, पूंजीवादी पार्टियां सत्ता में हैं, वो तो करेंगी नहीं। अब करना होता तो इतने दिन में कर चुकी होती, और आज देख रहे हैं कि वो फीस बढ़ती जा रही है, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, तो वो तो करेंगी नहीं। वंचित समाज की जो पार्टियां हैं वो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति की हैं, इसलिए अब सत्ता में पहुंच नहीं पा रही। तो राजनीति का लोकतंत्रीकरण होगा, हम सत्ता में पहुंचेंगे तो शिक्षा को सही करेंगे। शिक्षा ठीक हो जाएगी तो अर्थ भी मतलब आर्थिक व्यवस्था भी उनकी ठीक होगी, उनको हिस्सेदारी मिलेगी आर्थिक क्षेत्रों में। जैसे कि उनको रोजगार करने के लिए लोन चाहिए, अभी लोन देने के लिए पक्षपात उसमें भी होता है, बैंकों से लोन मिलने में। तो वो जब सत्ता में वंचित समाज की पार्टी होगी, सभी आम जन की पार्टी होगी, तो आम जन को मिलेगा। जो पारंपरिक व्यवसाय थे उनमें से जो करना चाहे, क्योंकि सबको जबरदस्ती तो नहीं दिया जाएगा, ये वर्णवाद लागू करना हो जाएगा। जो करना चाहते हैं, जो अभी शिक्षा नहीं पाए हैं, उनके लिए हम अनुदान देंगे तो वो उनपे, क्योंकि ट्रेंड है, तो वो वहां से अर्थ गेन कर लेंगे, अर्थ के माध्यम से मजबूत हो जाएंगे, तो उनके साथ सामाजिक व्यवहार ठीक होगा। इसी तरीके से राजनीति में तो पहले कर देंगे तो उनको सत्ता आ जाएगी, तो उनके साथ सामाजिक व्यवहार ठीक होगा। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय आएगा। इसके अलावा ये तो मूल हो गया, इसके अलावा आरक्षण का वर्गीकरण किया जाएगा, एजेंडे में है। तो उससे क्या होगा कि जो आज अति पिछड़े और अति दलित वर्ग के हैं लोग हैं, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है राजनीति में, उनको भी मिलेगी, और इनमें एकता भी बनेगी। एकता बनेगी तभी तो राजनीति में मजबूत, सब एक जगह होंगे और सत्ता में पहुंचेंगे। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह का प्रमोशन हम करेंगे, और वो राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में मजबूत होंगे तो गत्यात्मकता आएगी, और जिसके कारण अंतरजातीय विवाह बढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और है, खान पान की वर्तमान नगरीय समाज में, पढ़े लिखे वर्ग में हो गई है, वहां पर दूरी नहीं है, लेकिन गांव में, जो दूरस्थ गांव है, वहां पर आज भी समस्या है। तो पार्टी संगठन के माध्यम से हम मीटिंग्स करेंगे, वहां पर ये व्यवस्था रखेंगे कुछ खाने पीने का, तो साथ में सब लोग खाएं पिएंगे, जिसके कारण खान पान की भी समस्या दूर होगी। तो ये हैं कुछ चीजें जो हम सामाजिक, मेन चीजें हैं जो हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में करेंगे। जाति जनगणना को लेकर आपका क्या ख्याल है? जाति जनगणना की राहुल गांधी बात करते हैं, विपक्ष के लोग बात करते हैं, तो जाति जनगणना की सरकार ने घोषणा कर दी कि जाति जनगणना होगी। किस तरह देखते हैं, क्या जाति जनगणना के होने से कुछ बदलाव होंगे? देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नीतियां बनाने के लिए
डाटा तो हो, डाटा नहीं होगा तो नीतियां कैसी बनाएंगे? फिर हमें पता ही नहीं है किस जाति का कितना है। भारत में जाति बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष अवसर का सिद्धांत लागू है, हम देते भी हैं। तो जब पता ही नहीं है उसकी जनसंख्या कितनी है, फिर उसकी भागीदारी हिस्सेदारी कितनी है, तो हम कैसे नीतियां ठीक बना लेंगे? इसलिए आंकड़ा होना चाहिए। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जहां वो मजबूत है, संगठन मजबूत है, वहां कर रखा है, लेकिन वो ऑथेंटिक डाटा नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग टिकट तो सब पार्टियां बांटती हैं, भाजपा भी बांटती, कांग्रेस, सपा, बसपा सब बांटते हैं। तो ऑथेंटिक डाटा हो जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऑथेंटिक डाटा हो, पब्लिश किया जाए और उसके आधार पर नीतियां बने। लेकिन जो वंचित समाज की राजनीति की बात की जाती है, आम जन की राजनीति की बात की जाती है, वो केवल जनगणना से नहीं होगी। आखिर जनगणना का डाटा आ गया तो आप सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर लेंगे? उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सत्ता में आना होगा। सत्ता में आने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी बनाइए, तब तो आएंगे। नहीं तो सब लोग अलग अलग हैं, डोट बटा हुआ, पहुंच नहीं पा रहे। और दबाव से वो इतना ही मिलता है जितना सत्ताधारी देना चाहता है, जितने से उसकी कुर्सी बचे रहे। और उसका नुकसान जब वो आपको देने से होने लगेगा तो सत्ता भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब क्योंकि उसका नुकसान हो ही रहा है। तो ये होना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र की बहुत सारी बातें हो रही हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो संविधान और लोकतंत्र को लेके ही लड़ा गया। इसमें विपक्ष को कुछ बड़ा हासिल हो और जो सत्ताधारी दल था उसको थोड़ा ग्राफ नीचे आया। तो क्या बाकी में इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में? देखिए, संविधान में क्या है, मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दो चीजों को छोड़कर पूरे संविधान में ये लिखा है कि राज्य सत्ता चले कैसे, देश कैसे चले। तो जो सत्ता में होगा वो उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, लोकसभा कैसे हो, चुनी कैसे जाए, ये सब चीजें हैं। तो जो वहां पर होगा वही तो संविधान को लागू करेगा। फिर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान हमारा लोकतांत्रिक है, फिर लोकतंत्र की भी बात करते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा ये है मूल कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए बराबर, वो भी अवसर की समानता के साथ। लेकिन जो इस चीज को बहुत ज्यादा एलेबोरेट कर रहे हैं कि भाजपा खत्म कर रही है संविधान को, लोकतंत्र को, उनके संगठन में लोकतंत्र नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद हो, जदयू हो, द्रमुक हो, इनमें लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र नहीं, देखिए दलीय प्रणाली के शासन में सबसे मजबूत जो चीज है वो पार्टी संगठन होता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए भाजपा में तो संगठन तय करता है कि टिकट किसको बांट दिए जाए, लेकिन सपा बसपा आदि में तय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है कि टिकट किसको दिए जाए। अब टिकट देंगे ऐसे लोगों को जो अपने पक्ष के हों। अब जब अपने पक्ष के टिकट बांटे, फिर वो चुनाव जीत कर आए उनके पक्ष के थे, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, हालांकि बनना ही नहीं है प्रधानमंत्री इनको, लेकिन बनने की यदि कभी बात आए तो इन्हीं को तो चुनेंगे क्योंकि इनके पक्ष के लोग हैं। अब प्रधानमंत्री बन गया, फिर मंत्री, प्रधानमंत्री तय करता है कि मंत्री कौन से हो, कैबिनेट मंत्री और मंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री तय करता है कि राज्य में मुख्यमंत्री कौन से हो। तो सब ये है। तो इसका मतलब है पार्टी संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देश में है दलीय शासन प्रणाली में। तो संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए। और संगठन में आप देख भी रहे होंगे जिन पार्टियों में जिन वर्ग के लोग संगठन में नहीं हैं, तो उनके मुद्दे उस पार्टी द्वारा उठते नहीं है। जैसे सपा, अब पहले बात की आरक्षण का वर्गीकरण नहीं उठाती है मुद्दा, कांग्रेस भी नहीं उठाती है क्योंकि वहां पर अति पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस में नहीं है, तो वो मुद्दा नहीं उठता है। और अलग अलग पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने रांची अधिवेशन में कहा था कि हम न्यूनतम 50% पदों को पर रखेंगे, वंचित समाज के ओबीसी SC ST को रखेंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन आज तक आप खड़गे जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जानते होंगे। लल्लू जी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे लेकिन अब वो भी नहीं है। इन दो नामों के अलावा आप नहीं बता सकते कि ओबीसी SC ST का कोई कांग्रेस संगठन में ठीक पद पर हो। और खड़गे जी भी, उनकी हालत आप देख लीजिए, कभी
उनके साथ सम्मान से आसन व्यवस्था या चीजें नहीं होती हैं। कहीं किसी मीटिंग में उनको किनारे बैठा दिया जाता, जबकि पार्टी प्रमुख वो हैं तो उनको बैठना चाहिए सेंटर में, उनकी बात आनी चाहिए। जब इंडिया गठबंधन बना तो जब प्रधानमंत्री की बनने की बात आई तो राहुल जी की बात आई, खड़गे जी की नहीं आई। क्यों नहीं आई? गहलोत जी एक मजबूत पिलर कांग्रेस के थे, उन्होंने अच्छा काम राजस्थान में किया था, जैसे चिरंजीवी योजना चलाई और भी बहुत। जिस समय भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी और यहाँ महाराष्ट्र में सरकार इनकी गिरा दी कांग्रेस की, उस समय वो अपनी वहां पर कांग्रेस को मजबूत किए हुए थे, बचा ली थी सरकार। तो उनको रखना चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन ये प्रमोट करेंगे अपने परिवार को। स्वतंत्रता के बाद आज तक कांग्रेस, नेहरू गांधी परिवार का ही कांग्रेस पर कंट्रोल रहा है, तो अब क्यों रहना चाहिए लोकतंत्र के हिसाब से? तो ये जब संगठन में लगातार ओबीसी की बात करते रहे थे, कह रहे कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, ओबीसी की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो आप ये केवल बातें हिस्सेदारी की करते हैं, सांगठनिक रूप में भागीदारी की बात नहीं करते हैं। और जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी नहीं मिलनी है। आप पूरी पार्टियों का एनालिसिस कर लीजिए। भाजपा में भी जिस वर्ग के लोग नहीं हैं या कमजोर पदों पर हैं, उनके मुद्दे नहीं उठते हैं। जैसे आरक्षण का वर्गीकरण, भाजपा ने उसको प्रमोट किया, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति बनाई और उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। रोहिणी कमीशन उसने बनाया, लेकिन आज तक वो उस पर मुंह में दही जमाकर बैठी हुई है, कोई बात नहीं उठ रही, क्योंकि उस अति पिछड़े वर्ग के लोग उसके वोटर हैं। संगठन में मजबूत हिस्सेदारी उनकी नहीं है, इसलिए वो मुद्दे नहीं उठते हैं। सामाजिक न्याय के वहां पर वंचित समाज के लोग कम है तो वो मुद्दे नहीं उठते हैं, तो पीछे रहते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने पीडीए और कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की बात, खासकर राहुल गांधी जी हमेशा संविधान करते हैं बात करते हैं। लेकिन ऐसे क्या वजह मानते हैं कि क्यों जो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, जबकि सरकार के नजदीक तो कुछ पहुंचे भी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का जो आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, भाजपा की सरकार 10 साल से है तो एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके अलावा जो पीडीए बनाया उस अखिलेश जी ने, उसके कारण टिकट थोड़ा लोकतांत्रिक रूप में बांटे, जिसके कारण उनकी सीटें ठीक आई। और कांग्रेस भी पहले की तुलना में सुधरी, क्योंकि वो मुद्दे राहुल गांधी जी बात करने लगे हैं, सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की बात करने लगे, इसलिए थोड़ा बढ़ा। लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये संगठन में हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहते हैं। संगठन में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो इनके मुद्दे उठाने वाले अकेले ही हैं, कोई और नहीं है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाने वाला। और लोकतंत्र कहाँ से? भाजपा डायरेक्ट करती है अपोज कि ये तो परिवार की पार्टी चला रहे हैं, और ये लोगों को समझ में आ रहा है कि परिवार की पार्टी चला रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, तो वो परिवार की पार्टी चला रहे हैं, सबको दिख रहा है कि अकेले ही निर्णय सारे अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। और 4 जो टिकट दिए, जो वो ये अपने परिवार से दे दिए यादवों को, और बाकी थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन किया था तो थोड़ी सी सीटें आ गई। लेकिन इनका समाजवादी पार्टी का तो संगठन ना तो लोकतांत्रिक है, ना तो विचारधारा में बात करें तो शिक्षा में इन्होंने क्या किया? नकल को बढ़ावा दिया, जिसके कारण, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर इनका कोई एजेंडा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई एजेंडा नहीं है, केवल आरक्षण की इनसे बात करवा लो और भाजपा का विरोध करवा लो। 2 ही एजेंडे हैं। लोकतंत्र रटे जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है उसको इम्प्लीमेंट करिए ना अपनी पार्टी में, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और सत्ता में न होने पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से काम होते हैं तो होने चाहिए, सत्ता में बाद में भले पहुंचे। तो यही दशा कांग्रेस की है, केवल बात करने से थोड़े होगा। आप दीजिए, दिखाइए, बात करते हैं, साथ में दिखना भी चाहिए कि आप लोकतंत्र दे रहे हैं पार्टी में, संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान तो बात करता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। अच्छा, पार्टी सबसे मजबूत चीज होती है, पार्टी संगठन, तो वहां पर अवसर की समानता क्यों नहीं? आप आरक्षण में केवल बात कर रहे हैं कि अवसर की समानता होनी चाहिए, जबकि पार्टी संगठन में अवसर की समानता रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा आसान है। जैसे कि एक शिक्षक का पद या एक चपरासी का पद अवसर की समानता के साथ ओबीसी या एससी को दे दिया गया,
तो अब वहां दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। कुछ थोड़े से कम नंबर, 1 या 2 कम नंबर थे तो उसको नौकरी दे दी गई, अब वो काम नहीं, दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। लेकिन संगठन में तो अवसर की समानता के साथ दे दिया जाए पद किसी दूसरे व्यक्ति को, तब भी तो ये काम कर सकते हैं। उस पद पर ना रहे, दूसरे पद पर रहे या बिना पद के काम करें, वहां सक्रिय मेंबर के रूप में तो महत्ता बनी रहेगी, क्योंकि इनका जन आधार होगा। तो आसान है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि पार्टी संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही जो मंत्री विधायक बनते हैं वही सब नीतियां बनाते हैं, शिक्षक के भर्ती के या चपरासी के भर्ती के नियम बनाते हैं, तो कौन सा मजबूत है। आपने सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करी और समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस की तो आपने बहुत ज्यादा आलोचना भी की, कमियां बताई। लेकिन एक दल और हैं, वामपंथी दल हैं। वामपंथी दलों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जबकि वो तो गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के कहते हैं गरीब के चंदे से ही वो चुनाव लड़ते हैं, आखिर वो क्यों फेल हैं? देखिए, जो वामपंथ की विचारधारा आई थी वो विदेश की थी। मार्क्स थे, अच्छे थे, उनका जो विचार है आज भी है, और जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन भारत में थोड़ा अलग तरीके से वर्ग संघर्ष है। यहाँ पर भी वर्ग संघर्ष है सामंतवादी अल्पसंख्यक समाज के बीच में और बहुसंख्यक वंचित समाज के बीच में, लेकिन उसका रास्ता भारत में वर्ण और जाति से होकर जाता है। वामपंथी पार्टियों ने क्या गलती की, इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए पार्टी संगठन में डेमोक्रेटाइजेशन नहीं किया, वंचित वर्ग को स्थान नहीं दिया। इसलिए अब सबकी नेतृत्व करने की इच्छा होती है, राजनीति करने की इच्छा होती है, आप अवसर नहीं देंगे तो वो लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। केवल मुद्दों से थोड़े बात होती। और दूसरी बात, जो संगठन में होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वही तो लागू करेंगे। तो जिस समाज के होंगे, एक फेमस कथन है कि वंचित का दर्द वंचित ही समझ सकता है, या वंचन का दर्द वंचित ही समझ सकता है। जो वंचित समाज से आया ही नहीं है वो वंचन का दर्द क्या समझेगा। तो संगठन में नहीं होंगे वंचित समाज के लोग, बहुसंख्यक पसमानदा समाज के लोग, तो वो फिर नहीं समझ पाएंगे और नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब सत्ता में होंगे। ये वामपंथी पार्टियों की गलती रही और जिसके कारण वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की आपने बात की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जैसे आपने कहा कि उसने अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में चलाया, विचारधारा अच्छी है, लेकिन क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी, बिल्कुल देखा जाए तो अभी समय एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, कहीं कोई सांसद नहीं है, बिल्कुल ग्राफ जीरो हो गया है। अब देखिए, थोड़ी सी पहले बात की थी कि वहां पर विचारधारा अच्छी थी और एक स्वप्न दिखाया था कि हम बहुजन समाज का, या उसके कई टर्म ले सकते हैं, बहुसंख्यक समाज कह सकते हैं, बहुजन समाज कह सकते हैं, ओबीसी SC ST भी थोड़ा अंतर के साथ कह सकते हैं। तो इनको स्वप्न दिखाए कि हम ये करेंगे, और जिसके कारण उनका संगठन उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में फैला और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। जो चुनाव आयोग कहता है इससे बियॉन्ड और बढ़ी, और थोड़ा छोड़ दे तो कई राज्यों में उसका संगठन है आज भी, हालांकि बहुत कमजोर है। जैसे आंध्र प्रदेश में भी उसका संगठन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी संगठन है, लेकिन बहुत कमजोर है। तो वो बढ़ा था और उसके कारण बहुत सारे नेता बसपा से निकले और जो अलग अलग पार्टियां बनाए, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसे कि कांशीराम जी ने ही एक मंत्री को फिर सामान फेंकवा दिया, फिर अपना दल के वो निकल गए, मौलिक अधिकार पार्टी वाले निकल गए, और मायावती जी आई तब तो सबको ही निकाल दिया, कोई नेता बचा ही नहीं। जब सेकंड लाइन के नेता नहीं होंगे तो कैसे होगा। और यदि इनको अवसर दिया गया होता, आप एकेडमिक में जब स्कूल में पढ़े होंगे तो एक चीज पढ़ते हैं कि बेटा तुमको बोलना नहीं आता है लेकिन बोलो आके, ताकि बोलना सीखो। तो राजनीति में भी ये होता है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देंगे, महत्वपूर्ण पद देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मेन, तो वो सबको, फिर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दे दिया तो संगठन में जितने लोग हैं वो सबको डील करेगा, जिससे कि डीलिंग पावर, नेतृत्व करने की क्षमता आएगी, तो नेतृत्व फिर वो करेगा देश का होगा। फिर अब ये नहीं हुआ और दूसरी पीढ़ी के नेता भी बने ही नहीं, जिसके कारण
ये धीरे धीरे कमजोर हो गई। और यदि ये हुआ होता, डेमोक्रेसी रही होती, तो मायावती जी पर जब सीबीआई का केस चला था, या आज भी लोग कहते रहते हैं वो सतीश मिश्रा जी के कंट्रोल में, नियंत्रण में है क्योंकि उनके केस दबे हुए हैं। यदि लोकतंत्र होता तो 20 नेता बड़े बड़े होते बसपा में, और मायावती जी को बचाने के लिए वो सब काम करते। 20 होते तो एक जेल में जाता या कहीं फंसते, तो 19 तो बचाते, इनको ही फायदा होता। इसलिए डेमोक्रेसी रहनी जरूरी है, ताकि भाजपा या कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में हो, और केंद्र की सत्ता में इनको भी पहुंचना है, लेकिन केंद्र की सत्ता में हो तो सीबीआई ईडी का डर दिखाकर ना कमजोर कर पाए, इसलिए भी डेमोक्रेसी जरूरी है। हालांकि डेमोक्रेसी होगी तो केंद्र की सत्ता में खुद ही पहुंच जाएंगे, तो जरूरत ही नहीं है डरने की। एम के स्टालिन डीएमके पार्टी तमिलनाडु में अच्छा काम कर, रिजर्वेशन को भी उन्होंने बढ़ाया और कई जगह उन्होंने अच्छा काम किया, सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। आप लोग उनका ही विरोध करते हैं, क्यों? देखिए, उनका हम वैचारिक रूप में विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए भारत में सबसे अच्छी वही वर्तमान में पार्टी है, लेकिन अब भारत में जाति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात संदर्भ आता ही है। वो नंदवंशी हैं, नाई जाति के हैं। हमारा किसी के साथ जो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, भारत में जाति की बात चलती है तो समाज रचते रहते हैं लोग, तो उनके साथ जुड़ाव क्या होता है? जाति का ही तो जुड़ाव है। तो एम के स्टालिन जो नंदवंशी हैं, क्या उनका कर्तव्य उत्तर प्रदेश के नंदवंशियों के साथ की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के नंदवंशियों को अधिकार, हिस्सेदारी मिले? वो मिलेगी कब? उत्तर प्रदेश में उनका संगठन जब मजबूत होगा तभी तो उत्तर प्रदेश की सरकार में आएंगे, केंद्र की सरकार में आएंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि पार्टी का मुखिया या महत्वपूर्ण पद पर लोग उत्तर प्रदेश से संगठन में जाएं, द्रमुक के। अब वो जब छोड़ेंगे ही नहीं तो बनेंगे कैसे? उनका संगठन यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ के नंदवंशियों को न्याय नहीं मिलेगा। बात करें यदि बहुजन समाज की या बहुसंख्यक समाज की, आमजन की, तो उसके लिए भी यहाँ के और जातियों के लोगों को भी हिस्सेदारी दें। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं, प्रजापति हैं, नंदवंशी हैं, पाल हैं, मौर्य शाक्य कुशवाहा हैं, और बहुत सारी जातियां हैं बहुजन समाज में, तो उनको हिस्सेदारी दें। उन सबके प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो क्रिश्चियन है लेकिन नंदवंशी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सब बहुजन समाज के प्रति भी और अपनी जाति के प्रति भी। वो कैसे देंगे? नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका वो सीमित है तमिलनाडु तक, वहीं सामाजिक न्याय किए जा रहे हैं सारा। उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी क्या? वो राष्ट्र भारत के निवासी नहीं है क्या? तमिलनाडु के ही निवासी हैं। उनकी जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र के प्रति है। तो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर, कम से कम नहीं तो सभी पदों पर, विभिन्न जातियों, धर्मों और राज्यों से बदलाव होता रहे। राज्यों से बदलाव होगा तभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी। एम के स्टालिन जी कितनी बार आएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने? कितना पैसा खर्च करेंगे? फिर उनका जुड़ाव नहीं होगा। भाषाई एक प्रभाव रहता है, सांस्कृतिक प्रभाव रहता है, जिसके कारण लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हो जाए तो ये सब भाषाई है, सांस्कृतिक का जुड़ाव होगा, उसके कारण द्रमुक से जुड़ेंगे। आपने सभी पार्टियों की बात करी और आपने खासकर डेमोक्रेसी की बात करी। ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन ढांचा है उसमें लोकतंत्र होना चाहिए, बात करी आपने। तो भाजपा में जब सारी चीजें हैं तो भाजपा से आपको क्या एलर्जी है? क्यों भाजपा का विरोध करते रहते हैं? हाँ, भाजपा का विरोध नहीं, कई बार ये भी हम पर आरोप लगता है कि हम भाजपा ही हैं। कुछ जो पार्टियां हैं विपक्षी, वो का विरोध करती हैं कि आप भाजपा ही हो गए, हम पर आरोप लगाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा का विरोध करते हैं। देखिए, भाजपा में अच्छाई ये है, आप करते हैं तभी मैं हो गया हूं, मैं देखा सोशल मीडिया पे। पहली बात तो अच्छाई ये है जिसके कारण वो लोग हमें भाजपा ही कहते हैं, विपक्षी, क्योंकि उसमें लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र सीमित मात्रा में है। भाई, जब 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष में से केवल एक एससी कम्युनिटी का बना, वो भी 1.5 साल में ही किसी भी कारण से हटा दिया गया या हट गया। लेकिन क्या बाद में कोई नहीं था? बाद में बनाया जाना चाहिए था। अवसर की समानता, लोकतंत्र, दूसरों को अवसर देना, देकर वहां पर रखा जाना चाहिए था।
देखिए, अमित शाह जी थे, उतने ही योग्य नड्डा जी तो नहीं है, कम योग्य हैं, तो उनको अवसर दे दिया। तो ओबीसी या एससी या एसटी के व्यक्ति को क्यों नहीं अवसर दिया वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए? वो दिया जाना चाहिए था। और इस हिसाब से जब 15% जनसंख्या से 11 हो चुके हैं या 10 हो चुके हैं, तो अब ओबीसी एससी एसटी जो कितना 85% समाज है, उससे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 11 10 पचे 50, लगभग 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ओबीसी एससी एसटी के बने तब बराबर आएगी। ये समानता होगी। समता की बात करें तो और विशेष अवसर की बात करें तो और आगे निकल जाएगा। फिर मुद्दों की बात आती है, ये मुद्दे जो आम जनता के हैं उस पर काम नहीं करते हैं। आम जनता के मुद्दे, जैसे राष्ट्रवाद, इनकी ही बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद को ये सबसे आगे लेकर चलते हैं। तो राष्ट्रवाद वही बात कि आम नागरिक को मजबूत करेंगे तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। और आज लड़ाई सीधे हथियारों की नहीं है। जैसे कि अमेरिका मजबूत क्यों है, जापान मजबूत क्यों है? क्योंकि वो तकनीकी रूप से, प्रौद्योगिकी रूप में मजबूत है, उनके पास पैसा है। चीन मजबूत क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसा है, तो उसने भारत के पड़ोसियों को ही पैसा दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, मालदीव को दे दिया। तो वो भी कभी कभी भारत को आंख दिखा देते हैं, छोटे से देश, क्योंकि उनके लदे हुए हैं चीन से पैसे में। दूसरी बात, हम प्रौद्योगिकी में आगे हो जाएंगे तो हम विदेश को अपनी प्रौद्योगिकी देंगे। जैसे एक मैं एकेडमिक में पढ़ रहा था कि जापान को भारत ने कोयला देने से मना कर दिया, हम नहीं देंगे। तो जापान ने कहा हम ये प्रौद्योगिकी आपको नहीं देंगे, उसके पास कोयला नहीं है, तो प्रौद्योगिकी के बात पर धमका दिया और कोयला ले लिया। तो ऐसे ही देश अमेरिका है, और जो देश मजबूत है प्रौद्योगिकी में वो आगे है। और आज कूटनीति की लड़ाई, कूटनीति में पैसा काम करता है, प्रौद्योगिकी भी काम करती है। तभी हम केवल राष्ट्रवाद कहने से थोड़े हो जाएगा, पाकिस्तान का विरोध करने से थोड़े हो जाएगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। जैसे कि एक वर्तमान में ही सिंधु जल समझौते की बात हुई, हम रोक देंगे, लेकिन गुलाम कश्मीर में चीन ने कई योजनाएं बना रखी हैं। तो जब चीन के हित पर आएगी, और ब्रह्मपुत्र पर भी उसने बांध बना रखा है, तो जब उसकी चीन की गुलाम कश्मीर में योजनाएं प्रभावित होंगी तो चीन भी दबाव डालेगा, कहीं देगा हम ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा नहीं था या वहां योजनाएं बनाई नहीं, जिसके कारण कमजोर हैं, तो पाकिस्तान पर पूरा दबाव, हालांकि अभी तक तो दबाव में है। और हम ऐसा नहीं है विरोध कर रहे हैं, इस बात को लेकर ये ना कहा जाए कि हम राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, हम चाहते हैं और भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर उसके साथ हैं, क्योंकि सरकार के साथ, हम पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन सरकार के साथ है, निर्णय लेगी। और हम चाहते हैं कि भारत मजबूत हो और चीन और सबको हम आंख दिखाएं, हमारा कोई अहित ना कर पाए, हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे। तो लेकिन अभी हम कमजोर हैं, तो ना तो हम बाहर से मजबूत हैं, ना तो आंतरिक रूप में मजबूत हैं। आंतरिक देश की जनता अशिक्षा में है और निर्धनता में है। ये 5 किलो राशन बांटे जा रहे हैं 40% जनसंख्या को। अब ये स्थिति आ गई है कि लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास आजीविका नहीं है कि सरकार से उनको 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है, ये स्थिति है। और अपनी योजना का प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, शिक्षा का ये जो मूल है, शिक्षा का महंगा कर रहे हैं शिक्षा को। और भी जैसे सामाजिक न्याय में ये पीछे हैं, सामाजिक न्याय ठीक से नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस को संसद में तुरंत रिजर्वेशन दे दिया, जबकि ईडब्ल्यूएस को जरूरत आरक्षण की नहीं है, वो सामाजिक रूप में पीछे नहीं, वो आर्थिक रूप में पीछे हैं, तो उनको फंडिंग की जानी चाहिए। जैसे कि कोई परिवार गरीब है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको स्कॉलरशिप दे दीजिए। और हमारी पार्टी का एजेंडा है कि 12वीं तक तो गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वहां तक तो जरूरत पड़ेगी नहीं पैसे की। फिर उच्च शिक्षा के लिए जो कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन के साथ भर्ती किया जाए, जो गरीब है उनको अनुदान दे दिया जाए, ऋण भी दे दिया जाए और अनुदान दिया जाए। लेकिन तो इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको वो पढ़ लेंगे तो सामाजिक रूप में पीछे नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्तमान समय में कौन सी ऐसी पार्टी है और क्या विकल्प है राजनीति में? जैसे कि आपने कहा बहुजनों की बात की, बहुसंख्यक की बात की,
क्या विकल्प है, कौन उनके लिए ऐसी पार्टी है जो आगे चल के देश में सरकार बना सकती है? देखिए, भाजपा का तो सब विरोध करते हैं, और कांग्रेस भी, आप उसका इतिहास देखेंगे, वर्तमान में भी देख लीजिए, वो बहुजनों को, बहुसंख्यकों को, आम जन को हिस्सेदारी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी भी वैसे ही, आप देखें केजरीवाल जी का ही वहां पर कब्जा है, वो बाकी को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। उसके नेता भी देख लीजिए, जो थे या अभी हैं, मुख्यतः वही हैं, वो सामंतवादी समाज के जो थे वो हैं। तो बहुजनों को स्पेस वहां पर तो नहीं है, उनके साथ राजनीति नहीं की जा सकती है। और एक ये भी है, जैसे सतीश मिश्रा का उदाहरण दिया जाता, तो पता नहीं कब कौन करे, इसलिए जो सामंतवादी समाज के या सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके साथ राजनीति तो नहीं की जा सकती है। इसलिए राजनीति हमें बहुजन वंचित समाज की अलग करनी पड़ेगी। हालांकि हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे और मजबूत हो जाएंगे तो उनको भी अपने पार्टी संगठन में रखेंगे। जैसे कि सम्यक पार्टी में ही कायस्थ समाज के 1-2 लोग थे, तो वो रहेंगे, अब पहले ही थे, और मजबूत हो जाएंगे तो और को भी हिस्सेदारी देंगे, और न्याय तो सबके साथ करेंगे। हम पूरी तरीके से, हम समतावादी हैं, न्यायपूर्ण हैं, तो उनको न्याय देंगे। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी उनके साथ राजनीति नहीं करेंगे। अब रह गई बात तो जो वंचित समाज की पार्टियां कही जाती हैं सामाजिक न्याय की तथाकथित रूप में, ये शॉर्ट टर्म में भले ही सरकार में आ जाए, लेकिन लॉन्ग, और वो भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि आ जाएं। बस जैसे समाजवादी पार्टी के 37 सीटें आ गई, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप चल रहा है 37 सीटें आने के बाद, उसके आधार पर लगता नहीं है पूरी तरीके से, मैं 95% कंफर्म हुई, ये नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में 27 में। तो शॉर्ट टर्म में भले ही 1-2 पार्टियां आ जाए, जैसे द्रमुक आ जाए, झामुमो आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इसलिए ये भी हो सकता है, जैसे जो लोग वंचित समाज के कहते हैं नहीं ये मजबूत पार्टी है तो अभी हम इसको वोट करेंगे, तो ठीक है, उसके साथ रहिए, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी जो सम्यक पार्टी है, या हम ये भी कहते हैं कि सम्यक पार्टी को ना सही, आप उससे जो सहमत नहीं उसको मत, दूसरी लोकतांत्रिक पार्टी बना लीजिए, हम भी वहां आ जाएंगे, हमें हिस्सेदारी आप नहीं देंगे, ठीक है, हम सम्यक पार्टी ही बंद कर देंगे। तो वो दूसरी लोकतांत्रिक पार्टी सभी की, आम जन की, बहुजन बहुसंख्यक समाज की, आम जन की बने, और वहां वो आगे बढ़े, और वही बढ़नी है लॉन्ग टर्म में। और सम्यक पार्टी भी यदि बढ़ती है तो हम उनके साथ विलय की प्रक्रिया और गठबंधन की प्रक्रिया के साथ बढ़ते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिवादी, परिवारवादी पार्टियों का संगठन बने या वो आगे बढ़े, हम ना तो बढ़नी है, ना हम चाहते हैं बढ़े। तो सम्यक पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके साथ सब जुड़े, और हम उनके साथ गठबंधन और विलय की प्रक्रिया के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो भाजपा के विरोध के नाम पर जो कहते हैं कि हम पहले भाजपा से लड़ लें, तो कब तक भाई लड़ेंगे? 1999 से भाजपा राष्ट्रीय फलक पर है, 2014 से, तो अभी 10 साल से आपने कहाँ विकल्प लोकतांत्रिक कर लिया? कहते हैं भाजपा को हरा ले तब लोकतांत्रिक करेंगे, तो कहाँ से कर लेंगे? अभी तक तो किया नहीं। 50 साल बाद करेंगे कि 150 साल बाद करेंगे? तो इसको मजबूत करें, साथ में वो प्रक्रिया चलती रहेगी जो विभिन्न पार्टियों की चलती रहती है, तो इसको भी मजबूत करें, उनके साथ चलती रहेगी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर राम सिंह जी, प्रोफेसर हैं आप, और आपने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि भाजपा या जो शोषित वंचित समाज है, जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, उसकी एक डेमोक्रेटिक संगठन होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय लेवल की लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए, जिससे कि वो आगे चल के देश पे राज करे। और अब वर्तमान में जो पार्टियां हैं उनका भविष्य नहीं लगता है, जैसा कि अभी राम सिंह जी ने कहा कि उनका भविष्य नहीं लगता है कि वो आने वाले समय सत्ता में आज आएंगी। लेकिन जो भी सत्ता में आएगी वो डेमोक्रेटिक तरीके से होगी, जिसका संगठन में लोकतंत्र होगा, वही आगे चल के भाजपा या अन्य दलों, भाजपा का विकल्प बन सकती है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप हमें कमेंट उसमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी।